क्लास 9 में मैटर इन आवर सराउंडिंग में नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कल हमने समझा था कि मैटर किससे मिलकर बना हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से, टाइनी पार्टिकल्स जिनको हम बोलते हैं केमिस्ट्री में। ओके, तो इन पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ओके, इनकी क्या विशेषता है। ठीक है, जैसे कि कोई पर्सन है, उसकी विशेषताएं हो सकती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, ऑनेस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं। ओके, इसमें 4 पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। नंबर 1, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ये हमने कल देखा था, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसकी हेल्प से हम इसे समझेंगे। नेक्स्ट है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। कल मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था डिफ्यूजन वाला, उसमें आपने देखा था व्हाइट कलर के पार्टिकल थे, मतलब एनिमेशन में दिखाया गया था व्हाइट कलर के पार्टिकल थे, उसके बीच में स्पेस था, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था। ओके, जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के नाम से भी जानते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, ये भी आपने कल देखा था। एंड लास्ट इज द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे पे फोर्स करते हैं। ओके, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं नंबर 1, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, अच्छा, इसको दिखाने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर से हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को समझिए, यहाँ पे मैं करता हूँ। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, ये कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, देखिए आप इस तरीके से समझ लीजिए। मान लीजिए कि मैंने 50 ml वाटर लिया, थोड़ा सा समझिए प्लीज इसको। मैंने 50 ml वाटर लिया, 50 ml वाटर, इसमें ना मैंने शुगर डिसॉल्व किया अच्छे से, काफी शुगर ले लिया मैंने, लेट अस से 15 ग्राम शुगर मैंने ले लिया, इसको डिसॉल्व किया। ठीक है, 20 ग्राम अगर डिसॉल्व हो जाए मान लीजिए इसमें, तो अब इसका टेस्ट कैसा लगेगा, और मीठा लगेगा। ये 25 ग्राम अगर डिसॉल्व हो जाए तो और मीठा लगेगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहां से सैंपल निकालिए इसका छोटा सा, सपोज 1 यूनिट सैंपल निकालिए, सपोज 1 ml निकालिए, ऐसे सोच लीजिए 1 ml सैंपल निकालिए। अगर उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है, अगर उसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ओके, और अगर मैंने कम शुगर डाली होती तो पर यूनिट वॉल्यूम में, मतलब 1 ml में शुगर की मात्रा भी कम होती, इसी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब ये तो था हमने कॉमन भाषा में समझ लिया, जरा इसका टेक्निकल मीनिंग समझिए। टेक्निकल मीनिंग क्या होता है, आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। चलिए हम लोग इसको ले ही लेते हैं, आपको समझना जरूरी है। देखिए, समथिंग इज कॉल्ड 1 मोल, समथिंग इज कॉल्ड 1 मोल, आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा मैं, देखेंगे। 1 मोल इज द यूनिट टू मेजर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 into 10 to the power 23 पार्टिकल्स। 1 मोल जब भी लिखा होगा तो इतने सारे पार्टिकल होंगे। ओके, अब सुनिए, किसी बुक्स में 6.022 लिखा है, किसी बुक में 6.023 लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं 6.023 ले रहा हूँ। थोड़ा समझिए, आप पढ़ोगे मोलैरिटी के बारे में, क्या पढ़ोगे, थोड़ा समझ लीजिए प्लीज। मोलैरिटी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से दिखाएंगे क्लास 11th में, आपको समझना अभी जरूरी है। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसमें लेना है, इन लीटर्स। वॉल्यूम किसमें लेना है, लीटर्स में लेना है। तो अब थोड़ा सा समझिए, 1 लीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन लीजिए और उसमें चेक करिए कितने मोल हैं। 1 लीटर सॉल्यूशन लेंगे और उसमें चेक करेंगे कितने मोल हैं। ध्यान से सुनिए, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ज्यादा हैं तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में अगर मोल्स कम है तो हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेशन कम। समझ सकते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन क्लियर आ गया। ज्यादा अच्छा अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन समझना है तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें बहुत छोटी छोटी सी बॉल्स इमेजिन करिए, 1 बॉल, 2 बॉल, 3 बॉल, 5 बॉल, 6 बॉल, 7 बॉल, 8 बॉल, 9, 10,
एंड सो ऑन टू, बहुत सारी इसमें बॉल्स हैं, खूब सारी बॉल्स हैं। इसकी हालत देखिए जरा, ये देखिए एक सॉल्यूशन हमने बनाया हुआ है। सॉल्यूशन क्या होता है टेक्निकली हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दें। अगर मैं इतना वॉल्यूम निकालूं इसका, इतना तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बॉल्स आ जा रही हैं। लेकिन जरा दूसरा सैंपल देखिए, अगर मैं उतना ही वॉल्यूम लूं तो इसमें कितने पार्टिकल आ रहे हैं? केवल 1। इसमें इतने सारे पार्टिकल आ रहे हैं, वॉल्यूम सेम है। इसका भी मैंने जितना वॉल्यूम लिया है उतना ही वॉल्यूम मैंने इसका लिया। दिस इज द सैंपल 1 एंड दिस इज द सैंपल 2। सैंपल 1 में उतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल ज्यादा हैं, इसलिए सैंपल 1 का कंसंट्रेशन ज्यादा बोला जाएगा। और सैंपल 2 में उतने ही वॉल्यूम में पार्टिकल्स कम है, इसलिए सैंपल 2 का कंसंट्रेशन कम बोला जाएगा। इसको हम मोलैरिटी में मेजर करते हैं। व्हाट इज मोलैरिटी? नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स क्या बता रहा है? पार्टिकल्स। नंबर मोल्स किसको बता रहा है? पार्टिकल को। नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सॉल्यूशन। Number of moles in 1 liter solution is known as molarity and molarity is the unit of concentration. Concentration को ऐसे नापा जाता है, हम आगे के चैप्टर्स में भी बात करेंगे। तो concentration क्लियर हो गया। अगर concentration क्लियर हो गया तो हम पहला एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट में देखिए हमने क्या किया है। देखिए इसमें हम एक बीकर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझिएगा ध्यान से। ये देखिए, ये एक मैंने बीकर लिया और इस बीकर में मैंने वाटर लिया और वाटर में मैंने कुछ क्रिस्टल्स डाले किसके? KMnO4 के। KMnO4 के। ध्यान से सुनिए, ये 100 ml है। कितना लिया मैंने? 100 ml वाटर लिया, उसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले। इसका कलर कैसा हो जाएगा बताइए? पर्पल कलर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला जो सैंपल है, जब अच्छे से मैंने इसको स्टिर करके मिला लिया पोटेशियम परमैंगनेट, अब इस ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, इसमें से मैंने 10 ml निकाला। केवल कितना निकाला? 10 ml। ये देखिए, ये 100 ml का बीकर है, दूसरा वाला भी, और 10 ml पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन जो था वो फर्स्ट बीकर से सेकंड में डाला। अब जो 90 ml बचा हुआ है, इसको भी टोटल मुझे कितना करना है? 100। 10 ml तो पहले से लिया और 90 ml मैंने वाटर डाल दिया इसमें। 90 ml क्या डाल दिया? आप क्या देखते हैं, इसका कलर थोड़ा सा डिम हो जाता है। इसका कलर थोड़ा सा डिम, ये ज्यादा डार्क आपको दिखाई पड़ रहा है, ज्यादा डार्क पर्पल कलर का दिखाई पड़ रहा है, ये लाइट पर्पल दिखाई पड़ रहा है। ओके, थोड़ा एक बात आप दिमाग लगा सकते हो क्या? जब मैंने यहाँ से 10 ml लिया तो इसके पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ ही पार्टिकल इसमें आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक्स्ट्रा 90 ml पानी डाला है आपने, वाटर, उसमें वो स्प्रेड हो गए सारे। ओके, अब क्या करते हैं? इसका कलर थोड़ा सा हल्का पड़ गया। अब इसमें से 10 ml निकालोगे आप, तो 10 ml इस बीकर में आपने डाला और 90 ml वाटर डालोगे, फिर ये 100 ml हो जाएगा, लेकिन इसका कलर और डिम हो जाएगा, थोड़ा सा लाइट कलर का हो जाएगा। करते 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 आप काफी देर तक एक्सपेरिमेंट करते रहिए। आप चाहे जितना एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, आप अगर ये सोचोगे लाओ मुझे वाटर का ट्रांसपेरेंट कलर मिल जाए, मतलब जैसा कलरलेस होता है वाटर मिल जाए, नहीं मिलेगा। कलर चाहे जितना डिम हो जाए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप इसको 10 बार 50 बार 100 बार करिए, आपको कलरलेस वाटर नहीं मिलेगा। कलरलेस वाटर नहीं मिलेगा। उसका कारण है, उसका कारण क्या है कि पोटेशियम परमैंगनेट के जो आपने क्रिस्टल डाले थे ना, उसी में मिलियन बिलियन पार्टिकल थे। ठीक है, जो कि धीरे धीरे वाटर में क्या हो जाते हैं? स्प्रेड हो जाते हैं। मतलब हर बार इसको हम बोलते हैं डाइल्यूट करना। क्या कर रहे हैं हम? ये कॉन्सेंट्रेटेड था, ये डाइल्यूट किया, ये और डाइल्यूट किया। जब वाटर आप मिला के कॉन्सेंट्रेशन को हल्का करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? डाइल्यूशन कर दिया। ठीक है, जैसे कि भाई इसका अगर पर यूनिट वॉल्यूम उठाओगे तो इसमें KMnO4 के पार्टिकल्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा, लेकिन इसके पर यूनिट वॉल्यूम को लोगे तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल की संख्या कम होगी। इसका पर यूनिट वॉल्यूम लोगे तो उसमें और कम होगी। आगे वाले में लोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल और कम होंगे, लेकिन होंगे। इससे ये पता चलता है कि आपने जो एक छोटा सा क्रिस्टल लिया था पोटेशियम परमैंगनेट का, उसमें मिलियन एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल है। क्योंकि जो ये देखिए जो लास्ट बीकर है उसमें भी कलर क्यों आ रहा है? कलर किसकी वजह से आ रहा है? पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल से। आया कहां से? जो क्रिस्टल आपने डाला था। इसका मतलब क्रिस्टल खुद ही किससे मिलकर बना हुआ है? कितने पार्टिकल से? इनफिनाइट, मतलब अनकाउंटेबल आप बोल सकते हो।
अब इतने छोटे से इतने मिलियन बिलियन पार्टिकल्स हैं इतने छोटे से क्रिस्टल में, तो इससे क्या प्रूफ होता है? जब इतने छोटे से वॉल्यूम में मिलियन बिलियन पार्टिकल है, इसका मतलब ये छोटा सा टुकड़ा जो था पोटेशियम परमैंगनेट का, किससे मिलकर बना हुआ था? पोटेशियम परमैंगनेट पार्टिकल से। तो इसमें मिलियन बिलियन पार्टिकल आ रहे हैं, दिस इंप्लाइज कि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, तभी तो इतनी छोटी सी जगह में मिलियन बिलियंस आ गए। और अगर पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता तो मिलियन बिलियंस के लिए तो पूरा रूम भर जाता। तो इससे ये प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स साइज में बहुत छोटे होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट थे, मैंने लिखा हुआ देखिए, दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट 2 or 3 टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स itself must be made up of millions of small particle which keep on spreading and imparting color to more and more of water. Imparting color to more and more of water means जो भी वाटर आप आगे लेते जाते हो उसको कलर देता जाता है। इसका मतलब there are lots of particles of potassium permanganate. ओके, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? ये 10 implies का साइन, 10 implies particles must be very very small। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, ठीक है ना। अच्छा, अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसको दिखाता है कि पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। ओके, तो ये जो एक असम्पशन हम करके चले थे कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है, ये प्रूफ हो गया असम्पशन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, एक हमने करके देखा। चलिए अब वी हैव सेकंड एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट ये दिखाएगा द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर have space between them। ओके, कल भी हमने देखा था, इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट से करेंगे। ओके, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? हाँ, देखिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारे पास। देखिए क्या करना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट। ये बीकर मैंने लिया, ठीक है ना, और बीकर में मैंने फिर से क्या किया, मैंने 100 ml वाटर लिया। ठीक है भाई, 100 ml वाटर लिया, ठीक है। अच्छा, सुनिए जरा थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं इसमें एक स्टोन डाल दूं, पत्थर का मैं टुकड़ा डाल दूं, तो इसका लेवल उठ जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं पत्थर का टुकड़ा डालता हूं तो इसका लेवल 100 ml से उठ जाता है। कारण क्या है? पत्थर का टुकड़ा काफी बड़ा है, तो काफी बड़ा है, उसको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। तो वो अपना स्पेस बनाने के लिए वाटर को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है। तो भाई वाटर ऊपर के डायरेक्शन में चला जाता है, वो वाटर लेवल आपको बढ़ावा देना ही पड़ता है। लेकिन सोचिए, उस पत्थर को छोटा करिए और छोटा करिए और छोटा करिए और छोटा करिए, इतना छोटा करिए कि वो दिखे, ऐसा सोचो। और तब अगर उसको डालोगे तो इसका लेवल क्यों नहीं उठता है? तो आंसर है कि ये देखिए, ये जो वाटर के लेवल है, वाटर के जो पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या होता है, ये देखिए, ये स्पेस, उनके बीच में स्पेस है। पार्टिकल अगर बहुत छोटा डालोगे इसमें, तो ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, और ये जो मैंने बोला आपको, इमेजिन करो कि पत्थर को बहुत आपने छोटा कर दिया है, तो वो इस स्पेस में आ जाता है। बड़े पत्थर के लिए जगह नहीं थी, लेकिन छोटे पत्थर के लिए जगह थी। अब छोटा पत्थर नाम की कोई चीज नहीं है, छोटा पत्थर नहीं है। एक्चुअल में क्या है, मैंने क्या डाला इसमें? शुगर का मैंने इसमें दाना डाला, जो शुगर का क्रिस्टल होता है वो मैंने डाला, और धीरे धीरे शुगर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लगे। आप उसको अच्छे से स्टिर कर लीजिए, तो वो, और आप क्या देखते हो कि वाटर का लेवल कितना रहा? 100 ml। बढ़ा नहीं, तो भाई बढ़ा नहीं, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स कहाँ गए बताइए? जरूर वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? स्पेस है, जिसमें अगर कोई छोटा पार्टिकल आ जाए, काफी छोटा पार्टिकल आ जाए, तो उसके रहने के लिए जगह है। ठीक है, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, समझ में आ गई ट्रिक? ठीक है, इससे क्या प्रूफ हुआ बताइए? हाँ, यहाँ हमने वाटर लिया था, तो वाटर के पार्टिकल्स या वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। कोई डाउट है? ये देखिए, इससे एक और चीज पता चलती है, वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। नंबर 1, द फैक्ट दैट देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन डिसॉल्विंग शुगर इन द वाटर टेल्स अस that there are space between the particles of water, number 1, and number 2, the particles or molecules in water are not tightly packed, they are somewhat loose, having space between them। ठीक है,
दूसरा एक और पॉइंट हमको पता चलता है क्या कि जब आपने शुगर डाला तो वाटर के जो दो मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे से टाइटली पैक नहीं है। अगर टाइटली पैक होते, सोचिए अगर टाइटली पैक होते तो जगह ही नहीं होती उनके बीच, और जगह अगर नहीं होती तो शुगर कहाँ जाता। ये देखिए ये डस्टर है, इसमें आप शुगर डिसॉल्व करके दिखाइए। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल टाइटली पैक्ड हैं और उनके बीच में स्पेस है, बट वाटर के कंपैरिजन में कम है। ओके, तो इसमें शुगर डिसॉल्व नहीं हो सकती। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, इसके लिए कल हमने डिफ्यूजन देखा था। ठीक है ना, डिफ्यूजन के हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, ब्राउनियन मोशन एंड डिफ्यूजन इसका एग्जांपल था। सॉरी, डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन की हेल्प से हमने समझा था कि पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूविंग होते हैं। एक दो इसमें हम और देख लेते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रैक्टिकल्स और है, उसे देख लीजिए। अगरबत्ती आपने देखी है घरों में, ठीक है, जब उसे आप बर्न करते हो, ठीक है, तो क्या होता है जब आप उसे बर्न करते हो तो उसके बर्न पार्टिकल जो होते हैं वो धीरे धीरे ऊपर की डायरेक्शन में निकलते हैं। वो आपको आंखों से कुछ काला काला सा दिखता भी है ना, तो वो धीरे धीरे किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एयर के साथ। और रूम के दूसरे कॉर्नर में भी अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो एयर के साथ मिक्स होकर वो उसके नोज तक जाते हैं। उसका जो फ्रेग्रेंस है, फ्रेग्रेंस मींस व्हाट, गुड स्मेल, जो उसकी एक अच्छी स्मेल आती है वो उसको फील होती है। ओके, इससे क्या प्रूफ होता है कि एयर के पार्टिकल एज वेल एज इंसेंस स्टिक के जो बर्न आफ्टर बर्निंग जो पार्टिकल्स रिलीज हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। ओके, ये इजी एग्जांपल है। इसी तरीके से घरों में जब खाना बनता है आपने देखा है, ठीक है, काफी दूर तक उसकी अच्छी स्मेल आती है, उसका भी रीजन ये है पार्टिकल क्या कर रहे हैं, मोशन। ओके, नाउ ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कॉपर सल्फेट वाला। अच्छा, कॉपर सल्फेट के बारे में थोड़ी सी पहले इंफॉर्मेशन ले लीजिए, आगे भी आपको जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है ना, तो कॉपर सल्फेट दो तरीके का होगा, एक एनहाइड्रस और एक हाइड्रेटेड। तो कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4, आपको याद करते हुए चलना है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। ये एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है, और हाइड्रेटेड मतलब वाटर है। ओके, एनहाइड्रस जो होगा उसका कलर कैसा होगा, व्हाइट होगा, और हाइड्रेटेड जो होगा उसका कलर कैसा होगा, ब्लू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, CuSO4.5H2O अगर लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर आप लिख लीजिएगा पूरा, मैं छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। अब एनहाइड्रस से हाइड्रेटेड कैसे बनाओगे, अगर आपके पास व्हाइट पाउडर है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, तो उसमें ना आप 2 और 3, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप उसमें 2 और 3 ड्रॉप वाटर डाल दीजिए। मैंने ये नहीं बोला है, ध्यान से सुनिएगा, दो बातें हैं। मैंने ये नहीं बोला है कि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को उठा के वाटर में डाल दीजिए, नो, सॉरी, कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस को उठा के वाटर में नहीं डालना है। मैंने क्या किया, उसके पाउडर के ऊपर 2 और 3 ड्रॉप डाल दिए। तो क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट का व्हाइट पाउडर है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल लग जाते हैं। हर एक कॉपर सल्फेट के मॉलिक्यूल पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल लगते हैं, 5, और वो कलर चेंज हो जाता है। और किस कलर का लगता है, ब्लू। तो याद रखिएगा, एनहाइड्रस व्हाइट कलर का होता है, उसमें वाटर के मॉलिक्यूल नहीं होते। और हाइड्रेटेड का फॉर्मूला CuSO4.5H2 होता है। एक कॉपर सल्फेट पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल लगे होते हैं। कैसे लगे होते हैं हम क्लास 12 में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बेहतर, तो ये कैसा हो जाता है, ब्लू कलर का। अब ध्यान से सुनिए, ये तो जनरल नॉलेज हमने ले लिया। अब कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल लीजिए, हाइड्रेटेड ही ले लीजिए, और उठा के बीकर में ऐसा वाटर भरा हुआ है, और बीकर में आपने उसको डाल दिया। ठीक है, बीकर के बॉटम पे वो चला गया, आप उसको स्टिर कर लीजिए। आप चलिए स्टिर नहीं भी करेंगे, आप उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो पूरे वाटर का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू। तो इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के जो पार्टिकल है वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हैं और वाटर के नीचे की डायरेक्शन में मूव करते हैं। ओके, और एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। ये क्या प्रूफ करता है,
पार्टिकल्स आर मूविंग कॉन्स्टेंटली। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं और वाटर के पार्टिकल भी कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने नोट किया, व्हेन अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ बीकर containing water, then the water in the whole beaker turns blue slowly. This implies that both the particles of water as well as copper sulfates are moving constantly. Okay, अच्छा इसी में एक चीज कल भी मैं बताना भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर आप वाटर को हीट कर दें, अगर आप वाटर को हीट कर दें तो आप दो तरीके के एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, ठीक है। दो बीकर ले लीजिए, एक इधर रखिए और एक इधर रखिए, ठीक है। इस बीकर में भी उतना ही कॉपर सल्फेट, इसमें 100 ml वाटर है, इसमें भी 100 ml वाटर है, इसमें भी उतना ही क्रिस्टल डालिए, लेट अस से 5 ग्राम, और इसमें भी उतना ही क्रिस्टल डालिए कॉपर सल्फेट का। इसको हीट दे दीजिए बर्नर से, इसको ना दीजिए। आप देखोगे जल्दी कलर किसका चेंज होता है, जिसको हीट दे रहे हैं, उसका कारण है, सुनिए। जब हीट आप देंगे तो कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स एज वेल एज वाटर के पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है तो उनका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K is equals to half mv square। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू v, मतलब वेलोसिटी अगर बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना। ओके, सो अब एनर्जी को, और या अगर कहीं काइनेटिक एनर्जी आ रही तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। ओके, तो आप हीट दे रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, जिसके कारण बहुत अच्छे से वो मोशन करेगा, उसमें वेलोसिटी आ जाएगी, सभी डायरेक्शन में बहुत अच्छे तरीके से जाएगा और फटाफट कलर क्या हो जाएगा उसका, ब्लू। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, नोट कर लिया इसको, हाँ ये नोट कर लिया। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट देखिए, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम फिजिक्स में भी बात करेंगे तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सुनिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, जिससे मैटर बना हुआ है, ये एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करते हैं। ओके, अब सुनिए, ये अट्रैक्शन ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, ठीक है ना। मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल बता सकता हूँ। इससे पहले हमें एक डेफिनेशन समझनी होगी, व्हाट इज कोहेजन। कोहेजन क्या होता है? तो आंसर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम सब्सटेंस। इसका मीनिंग थोड़ा सा समझिए। इमेजिन करिए इसको, आयरन का मैंने पीस लिया, ये देखिए, ये आयरन का मैंने पीस लिया, आयरन नेल का मैंने पीस लिया, ठीक है। अगर इसके बारे में आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सोचिए तो आपको ऐसे छोटे 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 आयरन के एटम दिखाई पड़ेंगे। इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, एक तरीके का फोर्स। ये फोर्स ना आंखों से थोड़ी ना दिखता है, ये फोर्स तो आप बस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एक दूसरे के साथ बंध के रह रहे हैं तो जरूर दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, फोर्स। फोर्स आंखों से दिखेगा थोड़ी ना, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। इन दोनों के बीच में भी क्या लग रहा है, फोर्स। इन दोनों सब जो पास पास है सबके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स। ओके, अब मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये किसका पार्टिकल है, आयरन का। ये भी किसका पार्टिकल है, आयरन का। ये भी किसका पार्टिकल है, अब समझ में आया। आयरन के पार्टिकल और आयरन के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है, तो पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस, पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस। तो पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेजन। कोई दिक्कत है? तो इसलिए क्या बोला गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेजन। ओके, नाउ इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। आप चॉक का पीस लीजिए, चॉक का पीस लीजिए, ट्यूब ऑफ आइस लीजिए, आयरन नेल लीजिए और हैमर लीजिए। सेम फोर्स से, जरा ध्यान दीजिए, सेम फोर्स से आपने हिट किया चॉक को भी, उसी फोर्स से आपने हिट किया आइस क्यूब को भी, और उसी फोर्स से आपने हिट किया आयरन नेल को भी। सबसे जल्दी कौन ब्रेक हो जाएगा, चॉक। इसका मतलब है कि चॉक के जो पार्टिकल्स हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, चॉक के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से
टाइटली या अच्छे अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं बंधे हैं। ओके, आइस थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा के ब्रेक होगा, इसका मतलब आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो टाइटली बाउंड है, और आयरन नेल के बहुत अच्छे से बाउंड हो तो ब्रेक ही नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आयरन नेल को ब्रेक करना हो तो वो ब्रेक हैमर से नहीं होता। ओके, नाउ दूसरा एग्जांपल है हमारा प्लैंक ऑफ वुड एंड वाटर एग्जांपल। सुनिए, बकेट में वाटर ले लीजिए, उसमें अपना हाथ ऐसे आप डालते हो तो क्या होता है, इजीली आपका हाथ अंदर चला जाता है। क्यों चला जाता है भाई? वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में नहीं स्पेस तो है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स टाइटली बाउंड नहीं है, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा अच्छा नहीं, इसलिए आपका हाथ उसको ऐसा चीरता हुआ चला जाता है। ओके, नाउ प्लैंक ऑफ वुड, लकड़ी का कोई टुकड़ा हमने लिया और उस पर हम हाथ ऐसा चलाते हैं तो पार नहीं करता है। क्यों? हमको हर्ट हो जाता है, चोट लग जाती है। क्यों? क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अच्छा है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है। अच्छा, इसमें हमें एक चीज सीखनी है, थोड़ा सा ध्यान से आप समझिए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में, लिक्विड में कि गैस में? सॉलिड में। सॉलिड के पार्टिकल बहुत अच्छे से टाइटली बाउंड होते हैं, हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड मैटर एंड, यहां से छूट गया मैंने कहा, मिनिमम, MIN का मतलब मिनिमम, एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। ओके, कोई दिक्कत है? तो ये चारों पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सुनिए, क्वेश्चन में बोला था व्हाट हैपेंस टू द शुगर व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर, वेयर डज द शुगर गो, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू गेट अबाउट द नेचर ऑफ मैटर फ्रॉम द डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। ओके, कह रहा है शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो शुगर कहां चली जाती है? बताइए कहां चली जाती है? वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, हां, उसमें चली जाती है, उसको इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ओके, कह रहा है इससे आपको क्या इंफॉर्मेशन पता चलती है? वो पार्टिकल्स है, और पार्टिकल्स आर कांस्टेंटली मूविंग। नो, कांस्टेंटली मूविंग का इंफॉर्मेशन तो नहीं मिलता है। आपको इससे ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि वाटर के पार्टिकल या मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है। आगे चलने से पहले आगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करेंगे एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उससे पहले कुछ टर्म्स हमें समझने, रिजिड क्या होता है और फ्लूइड क्या होता है। ओके, तो रिजिड मींस होता है अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल, ऐसा मटेरियल, ऐसा मीडियम जो जिसका नेचर कैसा होता हो, इनफ्लेक्सिबल। जैसे ये देखिए, ये इनफ्लेक्सिबल है, ठीक है, आसानी से बेंड नहीं हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये रिजिड है। ओके, इसके पार्टिकल्स काफी टाइटली पैक्ड हैं, ये रिजिड है। ओके, और फ्लूइड क्या होता है? मीन्स अ मटेरियल विच कैन फ्लो इजिली, ऐसा मटेरियल जो इजिली फ्लो हो सकता हो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड। जैसे कि लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस इजिली फ्लो हो सकते हैं। वाटर आप डालते हो फर्श पे, वैसा फ्लो होने लगता है, ठीक है ना। एलपीजी गैस अगर लीक हो जाए कहीं से तो उसका स्मेल आने लगेगी हर जगह। क्यों? क्योंकि वो इजिली फ्लो हो सकता है। और सुनिए, ये जो रिजिड होते हैं ये कौन होते हैं? तो आंसर है जो रिजिड होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो मैटर के जो आप अभी क्लासिफिकेशन आप मैटर का पढ़ोगे एज अ सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड इज अ रिजिड टाइप ऑफ मैटर एंड लिक्विड एंड गैस इज द fluid type. Okay, liquid and gases can flow, so they are under fluid and solids are under rigid. Okay, ये जो सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये इनफ्लेक्सिबल होते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी। और लिक्विड और गैसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है फ्लो करने की, इस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइडिटी। ओके, तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग इजीली इज कॉल्ड फ्लूइडिटी। ओके, तो ये आपको लर्न करना है। अच्छा, अब आइए देखते हैं कुछ और बातें इसमें। फ्लूइड मींस अ मटेरियल व्हिच कैन फ्लो एंड रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। ओके, एक और शब्द इसमें एक और लाइन इसमें लगी, इसको भी ध्यान रखिए। फ्लूइड ऑलवेज रिक्वायर्स अ वेसल टू कीप इट। एक बर्तन की जरूरत पड़ेगी आपको फ्लूइड रखने के लिए, किसी गैस को रखने के लिए आपको एक क्लोज कंटेनर की जरूरत पड़ेगी।
वाटर को रखने के लिए आपको एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। जरा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, गैस के लिए मैंने बोला क्लोज कंटेनर और वाटर के लिए बोला मैंने केवल कंटेनर। ऐसा क्यों है उसको समझ लीजिए थोड़ा सा। फ्लूइड के अंदर में क्या आता है, लिक्विड और गैस। लिक्विड हैज अ वेल डिफाइंड सरफेस, लिक्विड हैज अ वेल डिफाइंड सरफेस। थोड़ा इमेजिन करिए, जब आप इस कंटेनर में वाटर को रख देते हैं, यही वाटर का सरफेस हो जाता है। ये टॉप वाला सरफेस कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको, सर्कुलर शेप का, सर्कुलर शेप का ये सरफेस आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अगर गैस को मैं छोड़ दूं खुला, तो उसके सरफेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते। पता नहीं कैसे एक्सपैंड हो रही है, कौन सी डायरेक्शन में, क्या उसका कोई सरफेस पता चल सकता है? नहीं। ठीक है, तो फ्लूइड में लिक्विड और गैस जो आता है, तो लिक्विड का वेल डिफाइंड सरफेस होता है और गैस का वेल डिफाइंड सरफेस नहीं होता है। ठीक है, नॉट हैव अ फ्री सरफेस, उसका कोई फ्री सरफेस नहीं होता। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो पता नहीं कैसा सरफेस लेने लगेगा, फ्री सरफेस नहीं होता उसका। ओके, यही रीजन है कि लिक्विड को रखने के लिए आपको ओपन कंटेनर में भी रख सकते हो, चाहो क्लोज में भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओपन कंटेनर में आप रखोगे, ऐसा तो नहीं है ना कि वो अपना सरफेस का शेप चेंज कर लेगा, भाग जाएगा कहीं। हाँ, वो अलग बात है, आगे हम चल के पढ़ेंगे, इवेपोरेशन वगैरह होता है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर गैस को आप ओपन कंटेनर में रखोगे तो रुकेगा ही नहीं। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ फ्री सरफेस, नॉट वेल डिफाइंड सरफेस। ओके, ठीक है, ये चीजें। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये फ्लूइडिटी ही एक कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, लिक्विड और गैसेस की, जिसके कारण अगर आप एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे ना इस पे, तो वो अपना शेप चेंज कर लेगा। एक एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो गैस और लिक्विड अपना शेप चेंज कर लेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है बलून। जब आप लेते हैं उसमें गैस भरी होती है, उसको आप दबाते हो तो देखिए उसका शेप चेंज हो जाता है ना? क्यों? आपने बाहर से क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, क्यों शेप चेंज कर लिया? क्योंकि गैस में फ्लूइडिटी होती, फ्लो करने की प्रॉपर्टी। जैसे आपने फोर्स लगाया इधर फ्लो कर गया, तो शेप क्या हो गया, चेंज। तो ड्यू टू द फ्लूइडिटी, लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज देयर शेप readily when subjected to outside force. ओके, करिए इसके बाद हम क्लासिफिकेशन करेंगे मैटर का।